Good afternoon, students. In the last lecture, we have discussed about Gauss theorem. According to Gauss theorem, इसका statement था the total flux link with a closed surface is 1 upon epsilon naught times of total charge present on it। इस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन किए थे। उसके पहले गॉस थ्योरम समझ लो। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलता है? द टोटल फ्लक्स लिंक विथ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। इसके अकॉर्डिंग फाई ई इक्वल्स टू वैल्यू आई थी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द क्लोज्ड सरफेस। इसके एप्लीकेशन में हम लोगों ने पहले एप्लीकेशन फाइंड किया था द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसके अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिमिलरली नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोगों ने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट का फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसको आगे समझते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स। हमने सपोज कर लिया कि देयर आर टू शीट्स, both are plane. Suppose this is first sheet, this is second sheet, both are parallel to each other. हम लोगों ने पहले सपोज कर लिया कि सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये शीट निगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ ध्यान रखना, हम लोगों ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आया था the direction of electric field intensity due to a positive charge is always away from the charge and the direction of electric field intensity due to a negative charge is always towards the charge। कहने का मीनिंग किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा चार्ज से दूर जाते हुए होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चार्ज के पास आते हुए होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे डेरिवेशन पे। यहाँ पर ये फर्स्ट सीट है और ये सेकंड सीट है। फर्स्ट सीट पॉजिटिवली चार्ज है, सेकंड सीट नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर समझो, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव सीट हम लोगों ने सपोज कर लिया लेट E1, तो इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली electric field intensity due to negatively charged sheet is E2, इसकी डायरेक्शन होगी towards the charge। अब यहाँ पर टू वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। अगर टू वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों तो दोनों वेक्टर्स हमेशा ऐड होते हैं। अगर मेरे को यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल्स टू E1 plus E2. Put the value of E1. Similarly, put the value of E2. Then E equals to E1 equals to sigma upon 2 epsilon naught. अभी अभी फाइंड किया हम लोगों ने। Similarly, E2 equals to also sigma upon 2 epsilon naught. दोनों को ऐड कर दो। Then E equals to 2 sigma upon 2 epsilon naught. Then 2 से 2 cancel. Hence E equals to sigma upon epsilon naught. This is the expression of electric field intensity when two plane sheets are placed parallel to each other। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। अभी हम लोगों ने ये जो डेरिवेशन किया है, इस डेरिवेशन में हम लोग ये सपोज करके चल रहे हैं कि यहाँ पर दोनों प्लेट्स सेम मेटल से बनी हुई है। कहने का मीनिंग बोथ प्लेट्स are made up of
सेम मेटल, यानी कि मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में दोनों प्लेट्स किससे बनी हुई, एक सेम मेटल से बनी हुई है, इसीलिए दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम होगी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन इसी में एक केस आता है व्हेन बोथ मेटल्स आर मेड अप ऑफ ईच अदर मेटल, यानी कि मीन व्हेन बोथ सीड्स आर मेड up of different मेटल, यानी का मीनिंग दोनों सीड्स किससे बनी हुई है, डिफरेंट मेटल से बनी हुई है। देन उस केस में E इक्वल्स टू वन सेट वही रहेगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टेक अवे टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, हमने सपोज कर लिया ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज सीड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा ए and due to negatively charged seed the surface charge density is sigma b. Hence the resultant electric field E equals to E1 plus E2. Then put the value of E1 and E2. Then E equals to sigma A upon 2 epsilon naught. Then second sigma B upon 2 epsilon naught. 1/2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। देन E इक्वल्स टू सिग्मा ए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। दिस इज आवर एक्सप्रेशन। फिर से समझ लो इसको, हमें क्या करना था, हमको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेन पैरेलल शीट। हमने सपोज कर लिया फर्स्ट केस में देयर आर टू प्लेन शीट्स, फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिवली चार्ज, बोथ आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज that is E1, the direction of E1 is away from the charge. Similarly the electric field intensity due to negatively charged plate is E2, hence the direction of E2 is towards the charge. Then the total electric field or resultant electric field E equals to E1 plus E2 because both vectors are in same direction. Then put the value of E1, E equals to sigma upon 2 epsilon naught. Similarly E2 equals to sigma upon 2 epsilon naught, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड होने के बाद वैल्यू आएगी E equals to 2 sigma upon 2 epsilon naught, 2 से 2 कट आउट हो गया, hence E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी में सेकंड केस आता है कि व्हेन बोथ सीड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल, कहने का मीनिंग जब दोनों सीड किससे बनी हुई है, डिफरेंट मेटल से बनी हुई है, तो उस केस में कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। देन पुट वैल्यू ऑफ E1 इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2 इक्वल्स टू सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब मेटल चेंज हो जाएगा तो मेटल चेंज होने की वजह से दोनों मेटल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। हेंस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लो। देन E इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। नेक्स्ट इसी में केस आता है व्हेन बोथ सीड्स आर सेम चार्ज, कहने का मीनिंग जब दोनों सीड्स कैसे हैं, सेम चार्ज है दोनों सीट पर। अगर एक सीट पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे सीट पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर फर्स्ट सीट पर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे पर भी नेगेटिव चार्ज। हमने सपोज कर लिया लेट अस देयर आर टू सीट्स, यहाँ पर बोथ सीट्स आर मेड अप ऑफ सेम मेटल। अभी हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, जब दोनों सीड सेम मेटल से बने हुए। हमने सपोज कर लिया लेट द फर्स्ट सीड इज पॉजिटिवली चार्ज, सिमिलरली सेकंड सीड इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। यानी क्या मीनिंग, पहले सीड भी पॉजिटिवली चार्ज है और सेकंड सीड भी पॉजिटिवली चार्ज है। हमने सपोज कर लिया लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सीड इज E1
and electric field intensity due to second sheet is E2, then the direction of E1 is away from the charge. According to concept हमारा क्या बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा कैसे रहेगी, चार्ज से दूर जाती है. ठीक. सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड शीट इज E2. सेकेंड शीट की वजह से हमने E2 सपोज किया था. Hence the direction of E2 is also away from the charge. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, टू वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं. और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, if two vectors are opposite to each other then the resultant vector r equals to a minus b. कहने का मीनिंग, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा दोनों के सबट्रैक्शन के इक्वल होता है. रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, दोनों वेक्टर्स के सबट्रैक्शन के इक्वल. यहाँ पर भी देखो, E1 इज अ वेक्टर, E2 also इज अ वेक्टर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. Hence the total electric field or resultant electric field, hence the total electric field E equals to E1 minus E2. Then put value of E1 and E2, hence E equals to sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल. हेंस दैट E इक्वल्स टू 0. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. अब यहाँ पर ध्यान सुनो, यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट निकल के आता है. कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, इफ टू सेम चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस then there is a point where electric field intensity is 0. कहने का मीनिंग कि सपोज अगर टू चार्जेस दोनों की पोलैरिटी सेम है, एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी. फिर से बता दे रहा हूँ मैं, क्या बोला गया है कि अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी. अब इसी का हम सेकंड केस ले लेते हैं. सेकंड केस होगा हमारा व्हेन both sheets are made with different मेटल. कहने का मतलब, जब दोनों शीट कैसे बनी हुई हो, डिफरेंट मेटल से बनी हुई हो. जब मेटल ही चेंज हो गया तो दोनों शीट्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज. एंड E इक्वल्स टू E1 माइनस E2. देन इस केस में हमने सपोज कर लिया, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट शीट इज सिग्मा ए. सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड शीट इज सिग्मा बी. देन पुट वैल्यू ऑफ E1 एंड E2. हेंस E इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो. हेंस E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी. ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन. इसे समझो, हमें यहाँ पर फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेन पैरेलल शीट्स. हमने फर्स्ट केस कर लिया था. सेकंड केस हमारा क्या है, व्हेन बोथ शीट्स आर चार्ज विद द सेम चार्ज. कहने का मीनिंग, जब दोनों शीट पर सेम चार्ज प्रेजेंट. देन हमने सपोज कर लिया द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट शीट इज E1 and the electric field intensity due to second sheet is E2. Then direction of E1 away from the charge. Similarly
direction of E2 is also away from the charge. Hence, the net electric field E equals to E1 minus E2 because both vectors are opposite to each other. Hence, E equals to E1 minus E2. Then put value of E1. E equals to sigma upon 2 epsilon naught. Similarly, E2 equals to sigma upon 2 epsilon naught. Sigma upon 2 epsilon naught से sigma upon 2 epsilon naught कैंसिल. Hence E equals to 0. वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया था when two charges having same polarity are placed at a some distance, then there is a point where the net electric field intensity is 0. कहने का मीनिंग कि अगर टू सेम पोलैरिटी के चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उन दोनों चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी. इसी में सेकंड केस आता है when both sheets are made up with different metal. क्या बोला गया है कि जब दोनों शीट डिफरेंट मेटल से बने हुए, जब मेटल ही चेंज हो गया तो दोनों शीट्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी. हेंस कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा E इक्वल्स टू E1 माइनस E2. देन द वैल्यू ऑफ E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ E2 इक्वल्स टू सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा 1 upon 2 epsilon naught common. Hence E equals to 1 upon 2 epsilon naught sigma A minus sigma B. नेक्स्ट डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged sphere. हमने सपोज कर लिया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है. इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. देखो सपोज कर लो कि सपोज ये एक स्फीयर है. अगर मैं यहाँ पर इस स्फीयर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूँ तो उस पॉइंट की पॉसिबिलिटी कहाँ तक हो सकती है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है आउटसाइड द स्फीयर. सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है इनसाइड द स्फीयर. तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हैं? 3 पॉसिबिलिटीज. स्फीयर के बाहर आउटसाइड द स्फीयर. सेकंड है स्फीयर के सरफेस के ऊपर ऑन द सरफेस. देन थर्ड पॉसिबिलिटी है इनसाइड द स्फीयर, यानी का मीनिंग स्फीयर के अंदर. तो हम यहाँ पर तीनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे. हमारी फर्स्ट कंडीशन है आउटसाइड व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर. यानी का मीनिंग जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर हो? स्फीयर के बाहर. हमने सपोज कर लिया लेट दिस इज स्फीयर, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज. सपोज कर लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन हमने इसके आउटसाइड पर एक पॉइंट सपोज कर लिया, ये पॉइंट P है कि इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. स्फीयर के सेंटर से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया स्मॉल r. स्फीयर की रेडियस सपोज कर ली कैपिटल R. हम अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने जहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट अपना सपोज किया है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हम एक और स्फीयर इमेजिन कर लेंगे. ये स्फीयर यहाँ पर रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इसको बता दूं, ये जो स्फीयर है ये स्फीयर
इस पॉइंट पर रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने क्या किया है, इस पॉइंट पर इस स्फीयर को इमेजिन किया है, सपोज किया है कि यहाँ पर ये स्फीयर प्रेजेंट है। देन हम इस स्फीयर पर एक ds का टुकड़ा कट करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये रही और इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर ds होगी। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द फ्लक्स हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, द फ्लक्स लिंक विथ ds, इस डिफरेंशियल पोर्शन के साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स आ जाएगा d phi e इक्वल्स टू वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। देन इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करो, हेंस d phi e इक्वल्स टू e ds cos 0, the value of cos 0 is 1, hence d phi e इक्वल्स टू ई ds। अभी हम लोगों ने ये जो फ्लक्स पास फाइंड किया है, ये फ्लक्स सिर्फ इस डिफरेंशियल पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स है। हमें क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स। देन द टोटल फ्लक्स, और हमें पता है कि अगर टोटल फ्लक्स हमें फाइंड करना हो डिफरेंशियल पोर्शन की हेल्प से, तो हम उसके आगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन पुट करा देते हैं। हेंस द टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ d phi e, सिमिलरली क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ e ds। देन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ d phi e इसके इक्वल हो जाएगा phi e के इक्वल। देन phi e इक्वल्स टू e क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds। फिर से इसको समझो, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल पोर्शन के आगे अगर क्लोज इंटीग्रेशन का साइन आ जाए तो इसका मीनिंग होता है कि अब वो उस क्वांटिटी का टोटल वैल्यू कवर हो गई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ds क्या है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, उसके आगे क्लोज इंटीग्रेशन का साइन, इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इक्वल होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर। फिर से बता दे रहा हूं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर। और इस इमेजिनरी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 pi स्मॉल r स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पुट करा देंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू 4 pi स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर। देन यहाँ से phi e इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी e इंटू 4 pi स्मॉल r स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू Gauss theorem, from Gauss theorem के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट होता है phi e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पुट कराओ, जैसे पुट कराएंगे तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू e इंटू 4 pi r स्क्वायर। एंड 4 pi r स्क्वायर को यहाँ सेंड करो, 1 अपॉन 4 pi r स्क्वायर इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू e। इसको सही से मैनिपुलेट कर लो, तो मैनिपुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर when observation point is outside the sphere। कब आया ये फॉर्मूला, जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्फीयर के बाहर। इसको इस डेरिवेशन को फिर से समझ लो, यह हमारा स्फीयर हो गया जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमने हमारा जहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हम लोगों ने
एक इमेजिनरी स्फीयर को सपोज कर लिया, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इमेजिनरी पोर्शन से हम लोगों ने डिफरेंशियल पोर्शन को कट किया, उस डिफरेंशियल पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स निकाला, तो फ्लक्स आएगा हमारा डी फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, डॉट प्रोडक्ट को ओपन कराओ, हेंस डी फाई ई इक्वल्स टू ई डीएस कॉस 0, the value of cos 0 equals to 1, hence d phi e equals to e ds। अभी हम लोगों ने ये फ्लक्स फाइंड किया है, ये सिर्फ इस डिफरेंशियल पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स है लेकिन हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हम इसके आगे क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, देन टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल्स टू फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी इनटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब यहाँ पर याद करो, मैंने बोला था कि किसी भी डिफरेंशियल पोर्शन के आगे क्लोज इंटीग्रेशन लग गया तो इसका मीनिंग वो टोटल वैल्यू होती है, देन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, that is equal to the total surface area of this imaginary sphere। यहाँ पुट कराया, पुट कराने के बाद वैल्यू आ जाएगी phi e equals to 4 pi small r square। Then according to the Gauss theorem के अकॉर्डिंग phi e equals to q upon epsilon naught, यहाँ पर पुट कराया, पुट कराते ही वैल्यू आएगी q upon epsilon naught equals to e into 4 pi r square। Then 4 pi r square तो इसके अपॉन में सेंड कर दूं, देन 1 upon 4 pi r square equals to q upon epsilon naught equals to e, देन यहाँ से e equals to वैल्यू आ जाएगी 4 pi epsilon naught q upon r square। ये क्या है, एक्सप्रेशन आ गया हमारा जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर हो स्फीयर के बाहर। सेकंड कंडीशन आती है व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट is on the surface। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर आ गया, अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पर ही आ गया, इस जो स्फीयर हमें गिवन है उसी स्फीयर के सरफेस। अब समझे यहाँ पर फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन जब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्फीयर की सरफेस पर होगा तो उस कंडीशन में स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R के होगा, उस केस में स्मॉल r था। अब वही पॉइंट शिफ्ट होके कहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया, इसका मतलब स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R हो गया, तो उस कंडीशन में E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर। अब समझे यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हमेशा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्फीयर के अंदर जितने भी सारे पॉइंट हैं, अगर उन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए, नेट मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड करने पर सारे वेक्टर्स का वेक्टर सम हमेशा 0 के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 के इक्वल होगी। गॉट इट।